इवोल्यूशन बायोलॉजी के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्रम विकास चैप्टर 7 एनसीईआरटी में भी चैप्टर 7 है क्रम विकास इवोल्यूशन। इसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये है क्लास 1, ये पहली क्लास है। आज हम लोग क्रम विकास के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहले क्लास में हम लोग किन सब टॉपिकों के बारे में जानते हैं और क्या सब जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहला है विकास की मौलिक कल्पना। किसी न किसी वैज्ञानिक या दार्शनिक ने विकास के बारे में सोचा होगा, या किसी भी जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पृथ्वी पर किसी जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में सोचा होगा। अर्थात यह वैज्ञानिकों का या दार्शनिकों का केवल कल्पना है, केवल कल्पना है। किसका? तो वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का। आइए देखते हैं। हमारे आसपास असंख्य जीव उपस्थित होते हैं। असंख्य जीव उपस्थित होते हैं जो अत्यंत सूक्ष्म से लेकर बहुत बड़े आकार में पाए जाते हैं। अभी वर्तमान स्थिति में हमारे आसपास अत्यंत सूक्ष्म से मतलब बहुत छोटे से लेकर के बड़े आकार जैसे हाथी जैसे बड़े जंतु भी पाए जाते हैं। कुछ जंतु सरल एवं एक कोशिकीय, जैसे अमीबा एक कोशिकीय है, बहुत सरल है, एक ही कोशिका है, उसके अंदर केंद्रक सेल ऑर्गेनेल बस हो गया। तथा कुछ जीव बहुकोशिकीय या जटिल होते हैं। जटिल में जैसे मानव से जटिल कोई नहीं, बहुकोशिकीय या जटिल होते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो सभी स्थानों पर उपस्थित होते हैं जहां जीवन की संभावना भी नहीं है, जैसे वायरस। यह ऐसे स्थानों पर भी उपस्थित होता है जहां जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, जहां जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जंतुओं के पास ऐसी क्षमता होती है कि वे वातावरण के अनुसार अपने शरीर को अनुकूलित कर लेता है। इसीलिए पोलर बियर टुंड्रा प्रदेशों में रह पाता है और ऊंट रेगिस्तान में रह पाता है, क्योंकि वह अपने शरीर को अनुकूलित कर लेता है उस वातावरण के अनुसार। इन सभी गुणों का परिकल्पना तथा विभिन्न प्रकार के जीवों के विकास के बारे में अध्ययन करना आवश्यक है, जिसके लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए और ये सिद्धांत कल्पनाओं पर आधारित है, कल्पनाओं पर आधारित है। केवल और केवल प्रारंभिक अवस्था में केवल कल्पना है और इसके लिए कुछ एविडेंस भी है या कुछ प्रयोग इन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है, जिसके आधार पर यह कह पाते हैं कि जीवों का विकास इस प्रकार से हुआ होगा। अगला टॉपिक है क्रम विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन। क्रम विकास का अर्थ, मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन। पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों में परिवर्तन होता रहा है जो आनुवंशिक लक्षण में होने वाले परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। जीवों में जो परिवर्तन होता है या उनके लक्षणों में जो परिवर्तन होता है वह आनुवंशिक लक्षण या क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन या जीन में कोई उत्परिवर्तन की वजह से उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त नए गुणों का भी समावेश क्रॉसिंग ओवर, जो हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़े, इसके अतिरिक्त नए गुणों का भी समावेश जीवों में क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान ही जिस समय युग्मक का निर्माण होता रहता है, उसी समय पैकिटीन की अवस्था में ये क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है और उसी में क्रोमोसोम के खंडों का आदान प्रदान हो जाता है। इससे नए गुणों का विकास होता है। किसी भी जीव के पूर्वज अत्यंत सरल थे। प्रारंभिक अवस्था में किसी भी जीव के पूर्वज होंगे वो अत्यंत सरल होंगे, एक कोशिकीय होंगे या फिर वो बहुकोशिकीय होंगे भी, तो उनमें अलग अलग सिस्टम नहीं उपस्थित होगा, जिनमें धीरे धीरे परिवर्तन होता गया तथा शरीर में कार्यों के अनुरूप जटिलता बढ़ती चली गई। जटिलता की बात करें तो आप मछली की स्थिति अगर देखें पाइसेस वर्ग में, उसका अलग है, मैमिलिया वर्ग में अलग है। जैसे जैसे समय बदलता गया या समय बढ़ता गया या कार्य के अनुरूप अंगों का विकास होता गया, उसी प्रकार से जटिलता बढ़ती चली गई। क्रम विकास जीव विज्ञान की एक निश्चित एवं सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें किसी भी जीव की उत्पत्ति तथा उसमें हुए क्रमिक विकास का अध्ययन
किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो क्रमिक विकास का, लगातार हो रहे विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग क्रम विकास कहते हैं। क्रम विकास का अध्ययन प्रयोगों एवं परीक्षणों पर आधारित है तथा यह एक अत्यंत धीमा प्रकरण है। अत्यंत धीमा मतलब अरब वर्षों में इसकी चर्चा की जाती है, अरबों में, अरब वर्षों में। यहाँ जो भी कहानी है या जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वह करोड़ों वर्ष पहले, अरबों वर्ष पहले की बातें बताई गई हैं। जीवों के जीवाश्म कभी बहुत पहले यदि कोई जीव दब जाता है पृथ्वी के नीचे भूकंप आने की वजह से, तो उसका जो अवशेष होता है उसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। जीवों के जीवाश्म भी क्रम विकास में अपना योगदान देते हैं, या इस जीवाश्म से पता चल पाता है कि उसका क्रम विकास कैसे हुआ है, या प्रारंभिक अवस्था में वह जीव कैसा था और कैसे उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आया और जटिलता बढ़ती चली गई। क्रम विकास में अपना योगदान देते हैं, जिससे जीवों के क्रम विकास के कई प्रमाण मिले हैं। जीवाश्म का अध्ययन कर क्रम विकास के प्रमाण को प्राप्त किया जाता है। अगला हेडिंग है जीवन की उत्पत्ति। इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। पृथ्वी पर पहला जीव कौन सा था, कैसे जीवन के अनुकूल वातावरण बना, इन सब की जानकारी देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए अनेक कल्पनाएं की जा रही है या की जाती थी तथा कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ आवश्यक प्रयोग भी किए हैं जिससे जीवन की कल्पना की जा सकती है। इन वैज्ञानिकों का ऐसा मत था कि आदि पृथ्वी में कुछ भौतिक रासायनिक गुण विद्यमान थे तथा जीवन की उत्पत्ति के लिए एक अनिवार्य एवं सहज घटना थी। आदि पृथ्वी, आदि का मतलब हुआ सबसे पहले का, सबसे पहले की पृथ्वी, पहले की पृथ्वी, सबसे पहले, प्रारंभिक अवस्था, सबसे पहले। जीवन का उद्भव एक लंबे समय में कई जटिल चरणों के पश्चात संभव हुआ है। जीवन का उद्भव अर्थात पृथ्वी पर जीवन या जीव का विकास या पहले जीव का निर्माण एक लंबे समय में और कई जटिल चरणों के पश्चात संभव हो सका है। जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैं। आइए हम लोग सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न वैज्ञानिकों या दार्शनिकों के कल्पनाओं का अध्ययन करते हैं, जिसके आधार पर यह प्रमाण मिलता है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर किस प्रकार से हुई। सबसे पहला है स्वतः जनन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्वतः जनन, नाम से ही स्पष्ट है, अपने आप जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला। जीवन की उत्पत्ति के इस सिद्धांत में कहा गया कि जंतुओं की उत्पत्ति अजीवी पदार्थों से होती है। अजीवी पदार्थ मतलब एबायोटिक, एबायोटिक मटेरियल, एबायोटिक मटेरियल मतलब निर्जीव पदार्थों से होती है। मिस्र वासियों का विश्वास था कि नील नदी के कीचड़ सूखने के पश्चात मछली, मेढक, सांप, घड़ियाल इत्यादि जंतु अपने आप उत्पन्न होते हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस अवस्था में, उस समय जब ये मतलब दार्शनिकों का या वैज्ञानिकों का विचार चल रहा था, प्रारंभिक अवस्था में जब लोगों का या फिर साइंस का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उस समय लोगों का ऐसा मानना था कि जब नदी के कीचड़ सूखने के बाद या पानी कम हो जाने के बाद मछली, मेढक, सांप, घड़ियाल इत्यादि जंतु उत्पन्न होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पानी ज़्यादा होने की वजह से ये जीव दिखाई नहीं देते थे। जब पानी कम हो जाता है तो आसानी से दिखाई पड़ता है। इस मत को मानने वाले अर्थात मिस्रवासी के अनुसार मक्खियां मांस से तथा तितलियां छेने से उत्पन्न होती है। छेने से तितलियां उत्पन्न होती है और मक्खियां मांस से उत्पन्न होती है। इस धारणा को बदलने के लिए पहला वैज्ञानिक इटली निवासी फ्रांसिस्को रेड्डी, जो 1680 में अपना प्रयोग किया। फ्रांसिस्को रेड्डी ने अपने प्रयोग में दो जार लिया। इन दो जार में उन्होंने क्या किया कि मांस को रखा। दोनों जार में क्या किया? मांस को रखा और एक जार को सील कर दिया पूरी तरह से 100%। प्रयास किया कि इसमें एक भी किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या वायरस नहीं गया हो। इसको पूरी तरह से एयर टाइट सील कर दिया
और इसको खुला छोड़ दिया, इसको खुला छोड़ दिया। तो जिसको खुला छोड़ा गया था वहां देखा गया कि बाहर से मक्खी आकर के यहाँ पर अंडा देती है, जिसके कारण वह मक्खी अधिक संख्या में मांस के सड़ने पर हो जाती है या उत्पन्न होती है। यहीं पे अंडा रहता है, वही अंडा विकसित होकर के मक्खी बन जाता है। तो यहाँ खुला वातावरण रखने पर मांस से मक्खियां उत्पन्न नहीं होती है। कहने का मतलब है कि इसके ऊपर कोई ना कोई मक्खी आई होगी जो अपना लार्वा या अपना अंडा इस मांस पर छोड़ दी, जिसकी वजह से यहाँ पर मक्खी की उत्पत्ति हुई। और जहाँ एयर टाइट था और यहाँ इसको पूरी तरह से अंदर के भाग को ध्यान रखा गया था, इस पे किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस को नहीं रखा गया था, तो वैसी स्थिति में यहाँ मक्खी नहीं आई, मक्खी उत्पन्न नहीं हुई, जिससे स्पष्ट होता है कि मक्खियों के उत्पन्न होने के लिए मांस का होना या नहीं होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार ये जो मिस्र वासियों की धारणा थी वह गलत साबित हो गई। दूसरा, प्रकृतिवादी सिद्धांत, नेचुरलिस्टिक थ्योरी। इस सिद्धांत के मानने वाले का कहना था कि आदि समुद्र में जीव के अनुकूल वातावरण होने के कारण जीव स्वतः उत्पन्न हुआ। कुछ हद तक ये बातें ठीक है कि वातावरण जब तक अनुकूलित नहीं होगा, वातावरण अनुकूलित होगा तभी जाकर के जीवों की उत्पत्ति होगी, वातावरण अनुकूलित होगा तभी जीवों की उत्पत्ति होगी। यहाँ आदि समुद्र में मतलब प्रारंभिक समुद्र में वातावरण अनुकूलित हुआ तभी जाकर के जीव की उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा प्रकृतिवादियों का कहना था। उस समय समुद्र के कार्बनिक पदार्थ जीव शरीर में भी पाए गए। इस थ्योरी से अनेक वैज्ञानिक सहमत थे। जो जीव उत्पन्न होते हैं समुद्र में, तो देखा गया कि जो समुद्री जीव है उनमें जो कार्बनिक पदार्थ है वही कार्बनिक पदार्थ समुद्र में भी उपस्थित थे। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि समुद्र में जब कार्बनिक पदार्थ जमा हुआ तो उसी से जीव की उत्पत्ति हुई। तीसरा है चार्ल्स डार्विन का मत। चार्ल्स डार्विन का मत सन 1898 में चार्ल्स डार्विन ने यह कहा था कि जीवन की उत्पत्ति के समय अभी की स्थिति से बिल्कुल भिन्न था। मतलब अभी का स्थिति, अभी की परिस्थिति, अभी का वातावरण और उस समय जिस समय जीवन की उत्पत्ति होने वाली थी पृथ्वी पर, उस समय का वातावरण बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न था। उनका मानना था कि शरीर के बाहर अमीनो अम्ल उपस्थित था जो फॉस्फेट और अमोनिया से ताप एवं प्रकाश की उपस्थिति में संयोजन कर प्रोटीन का संश्लेषण किया। और यह भी कहा कि पदार्थ शरीर के बाहर नहीं रहते क्योंकि इसे सूक्ष्मजीव द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं या सूक्ष्मजीव इसे नष्ट कर दिया जाता है। ये कहना था चार्ल्स डार्विन का। किसका? तो डार्विन का। चार्ल्स डार्विन का ऐसा कहना था। आगे है हेल्डेन का मत, हेल्डेन ओपिनियन। ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक जेबीएस हैंडल ने कहा था कि वातावरण में गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एवं जलवाष्प उपस्थित थे। ये इनका कहना था कि वातावरण में तीन चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और जलवाष्प उपस्थित थे। पाराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में, जो सूर्य से आती है, कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। पाराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में गैसीय मिश्रण द्वारा अनेक कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ, जैसे शर्करा, अमीनो एसिड। अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण हुआ जिसमें से शर्करा और अमीनो एसिड सबसे अधिक था। और इनका विश्वास था कि इन्हीं पदार्थों से ही जीव का निर्माण हुआ है। हेल्डेन का यह विश्वास था कि पदार्थ आदि समुद्र में जमा होते गए और शर्करा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल इत्यादि का निर्माण संभव हो गया। प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने कहा कि शर्करा और अमीनो एसिड ही बना, जिसके सहायता से शर्करा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल इत्यादि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण संभव हो सका। पांचवा है ओपेरिन की परिकल्पना। ओपेरिन की परिकल्पना, इन्होंने जीवन के उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में अपनी भी परिकल्पना की है या अपनी कल्पना दी है। रूसी जीव रसायन वैज्ञानिक एआई ओपेरिन ने सन 1938 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसको याद रखना है, एआई ओपेरिन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ लाइफ। द ओरिजिन ऑफ लाइफ ये 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है द ओरिजिन ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो एआई ओपेरिन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ लाइफ में एक सशक्त एवं सुस्पष्ट परिकल्पना जीवन की उत्पत्ति के बारे में प्रस्तुत किया गया है।
इन्होंने कहा कि आदि समुद्र से पहले भी कार्बनिक पदार्थ उपस्थित थे जो अपने में अभिक्रिया कर अत्यंत जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया है, जिसके फलस्वरूप ऐसे रचना का विकास हुआ जिसे जीव कहते हैं। इनका ऐसा मानना था कि समुद्र में कार्बनिक पदार्थ पहले से ही उपस्थित थे और यही कार्बनिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर के एक ऐसे रचना का निर्माण किया जिसे जीव कह सकते हैं। इन्हें विश्वास था कि आरंभिक जीव में जीन संश्लेषण की क्षमता नगण्य थी, जिसके कारण उपापचयी पदार्थ बाहरी वातावरण में उपस्थित थे तथा ऐसे उपापचय को परपोषित कहते थे। अर्थात इनके द्वारा कहा गया, एआई-ओपेरिन के द्वारा, कि जो पहला जीव था वह कैसा था? परपोषी था। पहला जीव परपोषी था और बाहर में जो उपस्थित पोषक पदार्थ था उसी से अपना भोजन प्राप्त करता था और उसी पर आश्रित रहता था। ओपेरिन ने कहा था कि कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण संभव था यदि आदि पृथ्वी पर वर्तमान उपापचयक वायुमंडल के स्थान पर मीथेन, अमोनिया एवं जल का अपचायक वायुमंडल में उपस्थित था। इनकी परिकल्पना खगोलीय सिद्धांत पर आधारित थी, इसलिए इस सिद्धांत पर पूर्णतः विश्वास नहीं किया जा सकता है। एआई-ओपेरिन का जो भी मत था या कल्पना था वह खगोलीय सिद्धांत पर आधारित था, इसीलिए 100% इसके बारे में सही कहना उचित नहीं है या पूर्णतः विश्वास करना उचित नहीं है। आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।